Hello dear friends, in this video we are going to discuss the English section of the CGL 2017 PT examination। एसएससी सीजीएल की जो टीयर 1 हुई है 2017 में, उसमें जो भी इंग्लिश के सेट्स पूछे गए हैं टोटल वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज मैं 5 अगस्त की जो पहली एग्ज़ाम हुई थी, जो पहली शिफ्ट हुई थी, सबसे पहली 5 अगस्त को हुई थी, वो शिफ्ट 1 के पेपर में को मैं डिस्कस करूँगा। 25 क्वेश्चन है इसमें, और इसे मैं कम से कम टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में फ़ास्ट अटैम्प्ट लेना सीख पाएँ। क्योंकि आप जितनी भी नॉलेज गेन करनी है वो आप बुक्स वगैरह से या ट्यूटोरियल से गेन करेंगे, बट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स और सेट सॉल्व करते के टाइम आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रखें कि कम से कम टाइम में जो है आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं एग्जामिनेशन में पेपर अटैम्प्ट करते टाइम कि आपको टाइम बहुत कम लगे, आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचें, क्वेश्चन देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको जो उसकी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आई उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और तुरंत आंसर को टिक करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज हम बहुत इसका स्पीडी सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम कम समय में इंग्लिश के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आप अच्छे से अगर आपको नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन सही बनाओ, इट्स नॉट नेसेसरी। आप 20, 21, 22 भी स्कोर करो तो ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश के जो डेडिकेटेड टाइम होता है 15 मिनट्स, उसको अगर आप 5 मिनट में कर दो तो आपको 10 मिनट बचेंगे, जो आप मैथ में यूटिलाइज़ करके, अगर आपकी मैथ एवरेज है तो आप वहाँ पे यूटिलाइज़ करके उसको अच्छे से मैथ में एटलीस्ट 25 में 25 भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। और इंग्लिश में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह आ गए, जिसकी मतलब आपको नहीं पता चल रही है, मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, बैठ के सोचते रहोगे क्या था, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सो ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम, try to use as less time as possible in the paper. So let's start. The first question is, the two men were quarreling with one another claiming the same watch as their own. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले मतलब समझते हैं कि दो लोग हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि एक ही घड़ी को क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरी है तो मेरी है। ठीक है, द टू मैन वेयर, वो दोनों लोग झगड़ा कर रहे थे विथ वन अनदर, आपस में एक दूसरे के साथ, क्लेमिंग द सेम वॉच, एक ही घड़ी को अपना एज देयर ओन, अपना बताते हुए। ठीक है, अपना क्लेम करते हुए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ है वन अनदर, और कितने लोग झगड़ा कर रहे हैं? दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी दो का सेंस आता है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर यूज होता है, ना कि वन अनदर। तो यहाँ पे ये गलती है, क्वारलिंग विथ ईच अदर होना चाहिए, तो 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हर कोई जानता है कि भूटान जो है सबसे शांत सभी देशों में सबसे शांत देश है दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि सारे कंट्रीज दुनिया में हैं, तो यहाँ पे इन द वर्ल्ड प्रीपोजिशन इन यूज होगा। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर होगा 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। जितना ऊंचा आप चढ़ते हैं, द हायर यू क्लाइम, जितना ऊंचा आप जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे सांस लेना। तो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, क्योंकि इट के साथ हम बिकम्स को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट को यूज किया गया है, तो उसके साथ हम बिकम्स को यूज करेंगे। इट बिकम्स, इट टेक्स B1। जो फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, उसमें SES जोड़ के हम उसको सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, तो इट बिकम्स होगा। नेहा हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये तो इजीली आप फिल कर सकते हैं, सिंस मॉर्निंग होगा, क्योंकि जब भी मॉर्निंग, इवनिंग, कोई भी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर यूज़ करते हैं। और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें क्लियरली बता रहा है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि इसमें हैज़ प्लस बीन प्लस V3 का यूज़ हुआ है, सॉरी हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस फॉर का यूज़ हुआ है। तो जब भी मॉर्निंग, इवनिंग, ये फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1950। ठीक है, लेकिन फॉर का कब यूज़ करेंगे? फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 वीक, फॉर 5 ईयर्स, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का यूज़ करेंगे, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो। और जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, जैसे 1955, 1966 स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दी गई, तो सिंस। जैसे मॉर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है मॉर्निंग, तो सिंस। ठीक है, वही स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहती कि फॉर 2 आवर्स, तो कौन से 2 घंटे? अभी के 2 घंटे, इससे पहले वाले 2 घंटे, या उससे पहले वाले 2 घंटे, या कल के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स द वर्ड सिमिलर। तो सिमिलर, जैसे हमें यहाँ सिमिलर दिखा, आगे में कुछ नहीं पढ़ना, वर्ड सिमिलर मतलब इस वर्ड का सिमिलर का मतलब ढूंढना है। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं बैठना है, आप सेट सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करेंगे रूम में, तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा फॉर्म करता है, कि यहाँ सिमिलर दिखा तो हमें सिमिलर ढूंढना है। तो ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट का मतलब क्या होता है? रिच। ऑप्यूलेंट मीन्स धनी, जिनके पास बहुत पैसा होता है, हम कहते हैं ये ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंट पीपल है, ऑप्यूलेंस। ठीक है, द एडजेक्टिव ऑप्यूलेंस। तो ऑप्यूलेंट मीन्स होता है रिच, तो हम यहाँ पे रिच, ये हमारा सिमिलर मीनिंग होगा रिच। फेक का मतलब होता है झूठा, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, शांत। सेल्फिश का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, मतलब ही सेल्फिश का मतलब ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
यहाँ पे क्या करना है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, फिर से इसका सिमिलर ढूंढना है। मोरोज, मोरोज का सिमिलर क्या होता है, मोरोज मीन्स होता है बहुत ही दुखी उदास, तो यहाँ पे ग्लूमी का मतलब होता है दुखी उदास, डायरेक्ट हम टू को टिक करेंगे। पहला ऑप्शन है फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना, किसी की जानबूझ के झूठी तारीफ कर देना, चापलूसी करना, तो वो मोरोज का सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी ग्लूमी है, देखिए अगर आपको मतलब पता है तो एसएससी ऐसा भी करता है कि एक एक ऑप्शन को, एक एक वर्ड को दो दो ऑप्शंस में दे देता है, इससे आपको आसानी होगी रिड्यूस करने में। और मोरोज का आंसर भी ग्लूमी है। इसके बाकी के दो ऑप्शंस हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना, फ्रेंडली मीन्स जो हमारे साथ फ्रेंडली मैनर में हो। और सैवी, सैवी मीन्स होता है नॉलेजेबल, जिसको किसी चीज़ की, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हो, उसे हम कहते हैं सैवी, ठीक है, जानकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। द सेवंथ क्वेश्चन इज, इसमें क्या करना है, ऑपोजिट, वर्ड ऑपोजिट, जैसे उसमें वर्ड सिमिलर लिखा हुआ था, यहाँ पे वर्ड ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो वर्ड ऑपोजिट किसका ऑपोजिट ढूंढना है, इर्क। इर्क मतलब होता है समथिंग विच इरिटेट्स, इर्कसम मतलब जो आपको इरिटेट कर दे, तो इसमें इर्क का उल्टा ढूंढना है। तो जो आपको इरिटेट कर दे मतलब कोई चीज़ आपको शांत कर दे, कोई चीज़ आपको अच्छा लगे, कोई चीज़ आपको प्लीज करे, तो इर्क का उल्टा क्या होगा, प्लीज, ठीक है। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना, डिस्करेज मतलब किसी को नीचा दिखाना, डिस्करेज कर देना। इरिटेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, इर्क का सिनोनिम हो जाएगा इरिटेट, ठीक है, मतलब परेशान करना। और इसका उल्टा क्या होगा, प्लीज, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पूछ रहा है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इर्क इरिटेट टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि वो ऑपोजिट पूछ रहा है या सिमिलर पूछ रहा है। तो प्लीज बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से हमें ऑपोजिट ढूंढना है, वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन, तो इस गिवन वर्ड का ऑपोजिट ढूंढना है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है बेसिकली कुछ अजीब, समथिंग विच इज ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, कुछ अजीब फॉर्म का हो तो उसे हम ग्रोटेस्क कहते हैं। तो ग्रोटेस्क कोई चीज़ होती है तो फ्री, फ्री मतलब छूट, इसे कोई सेंस नहीं मिल रहा। ऑड, ऑड मतलब कुछ ऑड मतलब कुछ जो नॉर्मल बिहेवियर में ना हो, कुछ ऑड हो समथिंग, तो वो ग्रोटेस्क का सिनोनिम हो जाएगा। प्लेन, प्लेन मतलब होता है सीधा साधा समतल, तो प्लेन हो जाएगा इसका उल्टा। ग्रोटेस्क मतलब कुछ अजीब, तो प्लेन मतलब सीधा साधा, ठीक है। क्वीर, क्वीर मतलब भी होता है गड़बड़ करना या अजीब टाइप का कोई बिहेवियर करना, तो उसे हम क्वीर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और प्लेन को हम कहते हैं सीधा साधा सिंपल, तो ग्रोटेस्क का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेन, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन सब आ गए आपके इडियम्स फ्रेजेस से। इडियम्स फ्रेजेस से क्या है देखते हैं। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो मतलब इस इडियम का मतलब बताना है। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है कि अपने आप को उस स्थिति से बचाना जब आप भूख से मर जाएं, तो मतलब अवॉइड स्टारवेशन, अपने आप को उस स्थिति से हमेशा बचा के रखना, ठीक है। मतलब वुल्फ को कभी दरवाजे पे आने ही नहीं देना, उसको दरवाजे से दूर रखना, एक सेंस में कि प्रॉब्लम को कभी इतना आने ही नहीं देना कि आपको भूखमरी की हालत हो जाए, आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। क्रैक द डील मतलब इसका सही आंसर होगा अवॉइड स्टारवेशन। क्रैक द डील का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी काम को कर लेना, कोई काम बहुत दिनों से मतलब नहीं हो पा रही थी, तो क्रैक द डील, वी क्रैक द डील मतलब वी डिड इट, वी कंप्लीटेड इट, ठीक है। एंट्री प्रोहिबिटेड मतलब कहीं पे अगर प्रवेश निषेध है, एंट्री मतलब प्रवेश, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, तो प्रवेश निषेध क्षेत्र में जाना मतलब एंट्री प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। हैव ए प्लीजेंट टूर, ये तो हैव ए प्लीजेंट टूर इजीली समझ जाएंगे आप कि हाँ सुहावना सफर हो आपका, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड द कंडीशन वेयर यू डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, तो ऐसी स्थिति से हमेशा अपने आप को बचा के रखना। द अगला, द नेक्स्ट ईडियम इज टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम उसको कहते हैं, जैसे इसके ऑप्शंस देखिए कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे। ओरल प्रॉब्लम्स, लोग यहाँ पे टीथ देखेंगे और सोचेंगे कि ओरल प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स, ओरल प्रॉब्लम्स नहीं होगा। प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। टीथिंग प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि जो कोई नया काम करने पे, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे जो प्रॉब्लम हमें सबसे पहले होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले उसके बॉडी में आप देखेंगे टीथ डेवलप करता है छोटा छोटा, ठीक है, स्लोली स्लोली जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स मतलब जो सबसे पहले आए प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। आगे के ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, हमें सही ऑप्शन मिल गया, हमें टाइम को सेव करना है, सो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड, ठीक है, उसने कॉफ़ी लेना पसंद नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, उसके साथ साथ मैंने भी कॉफ़ी लेना मना कर दिया। सो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर डिड आई, सी के साथ, सी के बाद यहाँ पे डिड यूज़ किया गया है, तो आगे कंजक्शन के बाद हम डिड यूज़ करेंगे। तो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर डिड आई, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी सेंटेंस इंप्रूव करना है। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द क्वेश्चन इज, ताजमहल इज डैश इन आगरा। ताजमहल आगरा में ए वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। ताजमहल आगरा में देखने वाला एक वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट है, मतलब देखने लायक चीज़ है, देखने लायक हमारी वो मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इसको हम इम्प्रूव करते हैं। ताजमहल सबसे पहले क्या है, ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट, ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट, ताजमहल पहले क्या है ये बताएंगे, तो ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट, तो ये गलत है, पहले मॉन्यूमेंट आना चाहिए, वर्ड सिंह बाद में आना चाहिए। तो हम देखेंगे ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट दोनों ऑप्शन में है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद ये वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो
ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो देखने लायक है, तो ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 12 का हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। 13th क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज, मतलब एक फ्रेज दी हुई है उसमें बेस्ट सब्सटीट्यूट, मतलब बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के पार्ट का क्वेश्चन है, मतलब हमें एक फ्रेज को इसमें कोई एक वर्ड सब्सटीट्यूट करना है जिसका मतलब ये हो, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसे सुधारा नहीं जा सके, तो ये इजीली आप अगर थोड़ा भी पढ़ते होंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है एसएससी, इसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस आर ऑन द नेक्स्ट पेज, सॉरी ये अगले पेज पे है, तो समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरिजिबल, यहाँ पे आ गया। इसका जो ऑप्शन है इनएलिजिबल, मतलब जो कोई एलिजिबल नहीं होता है वो इनएलिजिबल है, मतलब किसी काम को करने के लिए सक्षम ना हो, इनएलिजिबल। इमोलेशन, इमुलेट मतलब बेसिकली होता है कुर्बानी देना, तो इमोलेशन मतलब कुर्बानी का प्रोसेस, कुर्बान होना होता है। इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, इसका पहला ऑप्शन क्या था, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मतलब समथिंग, इम्प्रेग्नेबल का ऐसा मतलब होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके, उसे हम इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, वो है ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, ऐसा पर्सन जिसको ब्लेम किया जाए किसी और के गलत काम के लिए, किसी को ब्लेम किया जाए, तो उसे हम कहते हैं बलि का बकरा बनाना, हिंदी में एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, आप जानते होंगे। तो बलि का बकरा बनाना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट, बलि का बकरा, ठीक है, स्केप गोट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, स्केप गोट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15th है वो क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड इसमें स्पेल की गई है उसको हमें सेलेक्ट करना है, मतलब जो एक वर्ड 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा वर्ड है जो कि गलत स्पेल्ड है, उसे मतलब टिक करना है हमें, वो चुनना है। कंसीव, CONCEIV, कंसीव, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लीजर, लीजर का मतलब होता है फुर्सत, LEISURE, लीजर, ये आप सभी जानते होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। NEICE, नीस, नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी, भतीजा भतीजी, और ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, NIECE, नीस लिखा जाता है, ठीक है, NIECE इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, तो ये हमारा यही आंसर है 3, हम इसे चुनेंगे। REIGN, रेन, रेन मीन्स होता है शासन, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड चुनना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो, तो पहला ऑप्शन क्या है, DICTIONARY होता है, डिक्शनरी हमें यहीं से मिल गया आंसर, यही होगा हमारा, ठीक है। इरेलीवेंट सही लिखा हुआ है, IRRELEVANT, इरेलीवेंट जिसका कोई रिलेवेंस ना, उसे हम इरेलीवेंट कहते हैं। पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो कुछ खत्म किया जा सके, जिसे खत्म किया जा सके वो पेरिशेबल होता है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब होता है वास्तविक, समथिंग विच इज जेन्युइन एंड रियल, तो उसे हम टेंजिबल कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 1, डिक्शनरी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट, ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है 17th, वो सेंटेंस अरेंजमेंट से है, तो देखते हैं इसमें कैसे अरेंज करेंगे हम सेंटेंस को। पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस कहता है, इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर, बहुत दिन हो गए थे जब हमने, बहुत साल हो गए जब हमने एक दूसरे को देखा था, ठीक है, बहुत साल पहले हमने एक दूसरे को देखा था, तो किसको देखा था, कौन दो लोग थे, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, पी ऑप्शन से हट गया, ठीक है। पी से शुरू होने वाले दो ऑप्शन 1 और 2 ऐसे ही खत्म हो गए। अब क्यू से, मतलब अब अगर सेंटेंस शुरू होगा तो क्यू से ही होगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट को पकड़ने की टेक्निक है, अगर एक छट गया, अब देखते हैं ऑप्शन में इससे कोई स्टार्ट हो रहा था, हाँ हो रहा था, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बचा 3 और 4। अब क्यू के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और क्यू के बाद आर आ रहा है, तो अब हम क्यू को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अगर एस का सेंस आ गया उसके बाद वाला, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि यही, हमें चारों सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में मास्टरी करने नहीं बैठे हैं, PhD करने नहीं बैठे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चारों ऑप्शन पढ़ें, चारों को समझें, उसके बाद पेन पेपर लें, फिर अर्थ लगाएं, फिर उसको लिखें। आपका टाइम एक क्वेश्चन बनाने में चला जाएगा, क्योंकि एसएससी दिन डे बाय डे टाइम को कम कर रही है, 75 मिनट से अब 60 मिनट्स की हो गए पेपर। तो आप इसमें कोशिश करें कि आप जितना जल्दी उसको शॉर्ट करके बना सकें, आंसर ला सकें, वो आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो अब हम 3 और 4, क्यू के बाद एस और क्यू के बाद आर को चेक करेंगे हम। अब क्यू के बाद हम जानते हैं कि क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 1 डल डार्क डे इन ऑटम, एक दिन, एक बहुत डल डे था, डार्क डे था ऑटम के सीजन में। आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रियरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, मैं घुड़सवारी कर रहा था, कहाँ पे, मैं घोड़े की पीठ पर बैठ के मतलब जा रहा था, कहीं पे ट्रैवल कर रहा था, ऑन द ड्रियरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, कंट्री साइड के स्ट्रेच मतलब बाहरी क्षेत्र में मैं घूम रहा था। अब इसके बाद क्या है कि ऑप्शन हम एस को चेक करते हैं। एट नाइट फॉल, जैसे शाम हुई, रात ढली, आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर, मैं मेरी नज़र के सामने क्या आया, अशर का घर आया, जैसे ही रात हुई तो वो जा रहा था और उसके सामने घर आया, तो ये लॉजिकल ऑर्डर में है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके सामने किसी का घर है। क्यू के बाद आर का ऑप्शन मुझे क्यू के बाद आर का ठीक लग रहा है, वो
क्यू के बाद एस का है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ये आर क्या कह रहा है। आर भी एक बार चेक कर लेते हैं। दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पॉल। तो यह घर किसका था? उसके बचपन के दोस्त रॉड्रिक अशर का था। चाइल्डहुड पाल मतलब फ्रेंड होता है, चाइल्डहुड मतलब बचपन का, तो बचपन के दोस्त का ये घर था। तो पहले हम ये बताएंगे कि कौन सा घर, कहाँ घर। तो क्यू के बाद एस हमारा ऑर्डर में आ रहा है, तो क्यू के बाद एस वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहीं से हम डिड्यूस कर लेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसको। अब 18th देखते हैं क्या कहता है। ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट का है, इसके बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 25 अटेम्प्ट कर लेंगे इंग्लिश में सही, अगर आप ये चारों पढ़ के आप 2 मिनट में इसको कर लेंगे तो ही पढ़ें। अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पे उतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप 24 मार्क्स में ही सेटिस्फाइड हो जाएं, क्योंकि अगर आप इसमें टाइम देंगे तो आगे मैथ में, रीजनिंग में भी आपको टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि इस एक क्वेश्चन में टाइम दे दें, ये भी ना बने और मैथ में आपके जो 3-4 क्वेश्चंस बनने वाले थे कम टाइम में वो भी छूट जाएं, वहाँ पे स्कोरिंग आपकी कम हो जाएगी। तो हमेशा एग्जाम में ट्राई करें स्कोर करने की, ठीक है, एक प्रॉपर स्कोरिंग स्ट्रैटेजी से चलें। आप सारे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे फिर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर भी आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो अब जैसे कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे बहुत बड़े सेंटेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम इसे पढ़ते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, अब अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944, बहुत सारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1942 और 1944 के बीच देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिस डेली। इस प्रैक्टिस के लगभग 400 पीड़ित डेली आ रहे थे। इन वॉर्सो अलोन, वॉर्सो केवल वॉर्सो में। तो कौन सी प्रैक्टिस के, अब किसी प्रैक्टिस के बारे में बात की जा रही है, तो पी इसका, पी से स्टार्ट नहीं होगा ऑप्शन। अब इसके ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। पी से कोई है स्टार्ट नहीं है। ऑप्शन से भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 ऑप्शन एस है और 2 ऑप्शन क्यू है। तो अब हम एस और क्यू से ही सेंटेंस को पढ़ते हैं, आर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम एस से शुरू करते हैं। द टर्म लपांका कैरिड अ सार्डोनिक connotation from the words earlier use of the children's game known in English as tag। ये जो वर्ड द टर्म लपांका, ये जो टर्म है, इस टर्म के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो एक टर्म है जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस टर्म का क्या, कैसे हम इस टर्म को प्रोनाउंस करते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं लपांका, ठीक है। तो कैरिड अ सार्डोनिक कॉनोटेशन, तो द टर्म लपांका कैरिड अ सार्डोनिक कॉनोटेशन, ये जो टर्म है लपांका, ये कैरी करता है अपने साथ क्या, एक सार्डोनिक कॉनोटेशन। सार्डोनिक मतलब होता है उपहासपूर्ण, कटुतापूर्ण, जिसे मतलब किसी की हंसी उड़ाना, ठीक है। और कॉनोटेशन मतलब संकेत, ठीक है। फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर द चिल्ड्रेंस गेम नोन इन इंग्लिश एज टैग, चिल्ड्रेन के ऐसे गेम जिसे इंग्लिश में टैग के नाम से जाना जाता है, इसमें इस वर्ड का अर्लियर यूज किया जाता था, जो कि कैरी करता है सार्डोनिक कॉनोटेशन मतलब कटुतापूर्ण संकेत अपने साथ, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस को बिगिन नहीं कर सकते ना, इससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था ऐसा जिसके लिए हमें लपांका वर्ड को यूज़ करना पड़ा। तो इसके लिए हम और भी सेंटेंस क्यू था और एस था, तो हम क्यू पढ़ते हैं। अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस, एक कॉमन जर्मन प्रैक्टिस थी, समान जर्मन प्रैक्टिस थी इन ऑक्युपाइड पोलैंड, मतलब ऑक्युपाइड पोलैंड मतलब पोलैंड का वैसा भाग जहाँ पे लोग रहते थे, ऑक्युपाई करके रखा था लोगों ने उस जगह को, तो हम कहते हैं ऑक्युपाइड पोलैंड। वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस, क्या था वो प्रैक्टिस, क्या था कि इकट्ठा कर लेना था रैंडम सिविलियंस को, मतलब किसी भी रैंडम सिविलियन को जिनके इकट्ठा कर लेना था, राउंड अप कर लेना था। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पॉलिश सिटीज़ की स्ट्रीट्स पे रैंडम सिविलियंस को इकट्ठा कर लेना था बुला के, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस। अब इसी प्रैक्टिस के लिए लपांका को यूज़ किया गया होगा। तो क्यू के बाद हम एस को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यू के बाद आ गया एस। अब हम ऐसे ऑप्शंस को देखते हैं जिसमें क्यू के बाद एस है, तो दोनों ऑप्शन में क्यू के बाद एस था। अब बचता है हमारे पास पी और आर, तो हम पी और आर के ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्यू एस तो आ गया, अब क्यू एस के बाद क्या बचता है, पी और आर। तो पी को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन इट, अब जब लोगों को कलेक्ट किया गया था स्ट्रीट्स पे, तो उसी का एस्टिमेट, उसी के लिए एस्टिमेट बनाया होगा कि बहुत सारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1942 और 1944 के बीच लगभग इतने लोग जो है 400 विक्टिम्स जो है डेली कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद क्यू के बाद एस, उसके बाद पी आएगा और फिर आर आएगा कि फॉर एग्जांपल ऑन 19 सितंबर 1942 क्लोज टू 3000 मैन। तो पहले हम एस्टिमेट बताएंगे, उसके बाद उसका एग्जांपल देंगे ना, कि पहले हम ये बताएंगे कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा इतना किया जाता था और उदाहरण के तौर पर उस दिन इतना किया गया। तो उदाहरण हम कब देंगे, पहले थ्योरी देंगे फिर तो एग्जाम्पल देंगे। तो ये इसके लिए एक नोटेशन हो गई और ये उसके बाद एग्जाम्पल हो गई। तो करेक्ट ऑर्डर होगा क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर। तो हम देखते हैं 18 का कौन सा ऑप्शन सही है। QSPR ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अब जो 19th है वो एक्टिव पैसिव है, ठीक है। ज़्यादा हमें क्वेश्चन को स्टडी नहीं करना, एनालाइज नहीं करना है, बस सेंटेंस पढ़ना है। एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन एंट, एक हाथी की इवन हेल्प की जा सकती है एक चींटी के द्वारा, मतलब एक चींटी एक हाथी को की मदद कर सकता है। तो इसका सेंटेंस सीधा आप ट्रांसलेट कर दें, कि सीधा आप ट्रांसलेट करेंगे ना हिंदी से इंग्लिश, तो भी आपकी आंसर आ जाएगी।
इवन एन एंट में हेल्प एन एलिफेंट, यही मतलब है इस सेंटेंस का। तो इवन एन एंट में हेल्प एन एलिफेंट, यहीं से हमें आंसर दिख गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब इसे चेंज करना है। प्लीज डोंट क्राई ही सेड, उसने कहा प्लीज मत रो। तो जब प्लीज लगाते हैं तो मतलब उसने अनुरोध किया, उसने बहुत प्रार्थना की, तो ही बेग्ड वाला ऑप्शन सही होगा। तो ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, उसने मुझसे अनुरोध किया, उसने मुझसे बेग किया कि प्लीज। यहाँ पे बेग का मतलब भीख मांगना नहीं होगा, यहाँ पे बेग का मतलब होगा अनुरोध करना, मतलब बहुत प्रार्थना करना, ठीक है। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई। द नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश सेक्शन का। अब बहुत सारे मार्क्स कवर करता है, तो हम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे इसमें, तो क्लियरली है कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल करना है, 4 ऑप्शन हैं एक वर्ड से, तो हम इसको स्किप करते हैं, सीधा ब्लैंक्स पे आते हैं। द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हांस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क। द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हांस्ड, लेक्चर्स के किस चीज़ को इन्हांस किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर, कैसे, लेक्चर से पहले इंट्रोड्यूस करके, किसको इंट्रोड्यूस करा के, विथ अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क, मतलब जो काम होने वाला है उससे, मतलब लेक्चर को की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, लेक्चर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेक्चर की इफेक्टिवनेस को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेक्चर आप पे इफेक्ट करता है, कोई भी लेक्चर, तो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर, लेक्चर से पहले इंट्रोड्यूस करके, क्या इंट्रोड्यूस करके, विथ अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क, मतलब कौन सा काम होगा उसका एक ब्रीफ रिव्यू, मतलब एक सारा संक्षेप में रिव्यू, संक्षेप में एक प्रेजेंटेशन देके आप उस लेक्चर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, लोग ज़्यादा इफेक्टिव होंगे उससे, लोगों को पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ द वर्क मतलब उसके बाद जो वर्क आएगा, तो किसी के बाद जब कुछ आता है तो उसे हम प्रीसीडिंग कहते हैं। ऑफ द वर्क प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब फॉलोइंग, ऑफ द वर्क फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब जो बाद में आए, फॉलो मी, आपने सुना होगा फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ, मतलब पहले मैं अंदर जाऊंगा देन फॉलो मी, तो मेरे बाद आओ। तो लेक्चर के बाद वर्क होने वाला है तो ऑफ द वर्क प्रीसीडिंग, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड, ये भी इंडिकेट किया जाना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर डैश इनटू द कोर्स पैटर्न। हाउ द डेज लेक्चर मतलब कैसे वो लेक्चर, उस दिन का लेक्चर जो तभी दिया जा रहा है, कैसे वो लेक्चर डैश इनटू द कोर्स पैटर्न, कोर्स के पैटर्न में कैसे फिट बैठ रहा है, कैसे सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे फिट्स होगा, करेक्ट आंसर इज फिट्स। हाउ द डेज लेक्चर फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न, कैसे वो वहाँ पे फिट बैठ रहा है, ये भी इंडिकेट किया जाना चाहिए उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि कैसे वो वहाँ पे फिट बैठ रहा है। सो द नेक्स्ट ब्लैंक वी हैव इज अ लेक्चर शुड डैश बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। देखिए प्रेजेंटेड इन कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए, प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स, अनब्रोकन मतलब बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, डिस्कोर्स मतलब क्रम, एक ऐसे डिस्कोर्स में उसको पेश किया जाए जिसमें बीच में कोई भी ब्रेक ना हो। तो ऐसे अगर आप किसी को पढ़ाएंगे, किसी को लेक्चर देंगे जहाँ ब्रेक नहीं देंगे तो दिमाग काम करेगा नहीं करेगा, कॉन्टिन्यूसली ब्रेन वर्क नहीं करता है, ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है। हर 50 मिनट के लेक्चर के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक दिया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है ए लेक्चर शुड, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। अ लेक्चर शुड कॉन्टिन्यूसली भी प्रोवाइडेड विद अनब्रोकन डिस्कोर्स, गलत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली नहीं देना है। ऑफेन, ऑफेन भी नहीं होगा। रैंडमली, रैंडमली भी, रैंडम लेक्चर रैंडमली थोड़ी प्रोवाइड किया जाता है, वो तो कॉन्टिन्यू डेली प्रोवाइड किया जाना चाहिए वर्क से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह। सेल्डम, सेल्डम यहाँ पे सही बैठेगा। ए लेक्चर शुड सेल्डम, देखिए अलग, ए लेक्चर शुड सेल्डम भी प्रेजेंटेड, सेल्डम मतलब हार्डली, नहीं के बराबर। लेक्चर शुड सेल्डम बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स, किसी लेक्चर को एक अनब्रोकन डिस्कोर्स में नहीं के बराबर दिया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं प्रेजेंट, नहीं के बराबर प्रेजेंट करना चाहिए। लेक्चर नहीं के बराबर एक अनब्रोकन डिस्कोर्स में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ऐसा इसका करेक्ट मीनिंग होगा। आप समझने के लिए समझ सकते हैं। अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द डैश ऑफ अ कंसंट्रेटेड लिसनिंग, मतलब अनलेस, जब तक कि एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग, ये एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग बात है कि अ लॉन्ग लेक्चर, एक लंबा लेक्चर क्या करता है, स्ट्रेन कर देता है, स्ट्रेन मतलब थका देता है, द डैश ऑफ अ कंसंट्रेटेड लिसनिंग। अब क्या, किस चीज़ को, कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग है किस चीज़ को, तो हमारी शक्ति को कम कर देता है, दिमाग को थका देता है, तो कैपेसिटी को, द कैपेसिटी स्ट्रेन्स द कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी को वो स्ट्रेन कर देता है, ठीक है, तो इट स्ट्रेन्स द कैपेसिटी। सो अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंसंट्रेटेड लिसनिंग, वो कंसंट्रेटेड लिसनिंग की कैपेसिटी को, मतलब हम कंसंट्रेट होकर जितनी भी देर सुन सकें उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है। मतलब अगर बिना ब्रेक का लेक्चर दिया जाने लगे तो हम कंसंट्रेटेड होकर 50 मिनट सुन सकते हैं, अगर ब्रेक नहीं मिला तो हम कंसंट्रेटेड होकर अब बस
35 मिनट सुन पाएंगे। 15 मिनट जो हम ब्रेक लेते हैं वो हमारा ध्यान इधर उधर ही चला जाएगा, थक जाएगा दिमाग, तो उसे रेस्ट चाहिए। सो लेक्चर शुड बी प्रेजेंटेड इन ब्रोकन डिस्कोर्स, नॉट अ अनब्रोकन डिस्कोर्स। ठीक है, कॉजिंग इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट। इससे क्या होगा कि जब आप अनब्रोकन में देंगे तो वो क्या काउज करेगा, इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, ठीक है, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, इंटरमिटेंट वॉन्डरिंग ऑफ अटेंशन। धीरे धीरे अटेंशन क्या होगा, इधर से उधर वॉन्डर करेगा, मतलब भटकेगा। मैंने बताया भी ध्यान भटकेगा अगर आप एक ही चीज़ पे कंटिन्यूसली फोकस करें, बीच में ब्रेक ना ले, क्योंकि दिमाग को रेस्ट की जरूरत है। आप प्रॉपर टाइम पे रेस्ट दे दें तो फिर से अगली बार दिमाग तैयार हो जाएगा काम करने के लिए, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो वो इधर उधर भटकते रहेगा। एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थाउट, और जो आप सोच रहे हैं, जो आप काम करने वाले हैं आगे लेक्चर के बाद, उसमें जो आपकी कंटिन्यूटी होगी उस काम में, वो भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, थाउट आप सोच नहीं पाएंगे कि हमें कैसे कंटिन्यूसली वर्क करना है। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमें पैसेज सॉल्व करना था, हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने की, अनब्रोकन डिस्कोर्स में लेक्चर देने का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। सो दीज आर द 25 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। और आप कैसे हमने डिस्कस किया, आप ऑब्जर्व करें इसको, आप पेपर को अप्रोच करें एक सही तरीके से, ताकि आप कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप क्या यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इस पर एसएससी के सीजीएल पीटी 2017 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, सारे शिफ्ट में हुए इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली डिस्कस करूं एक पेपर एटलीस्ट, सो दैट कि ये CHSL और CGL मेंस आने से पहले ख़त्म हो जाए। क्योंकि एसएससी की एक परंपरा सी रही है कि वो एक ट्रेडिशन सी बन गई है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। 30% क्वेश्चन एटलीस्ट वो रिपीट करता है। अगर 70% नहीं ला रहा है, 30% वो रिपीट करेगा। तो 30% रिपीट करेगा तो उसे हंसते खेलते पढ़ लेने में क्या प्रॉब्लम है, हमारे 30% मार्क्स तो बन जाएंगे ना। सो लेट्स सी हेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें। आप इसकी ये मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ompdf.com वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर सेक्शन में आपको मिल जाएगा एसएससी सीजीएल 2017 इंग्लिश सेट्स, तो आपको शिफ्ट वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ये 5 अगस्त 2017 का पहला शिफ्ट है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।